वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया। मोदी सरकार के इस बजट की भाजपा नेताओं ने जमकर तारीफ की, लेकिन पार्टी की एक कद्दावर महिला नेत्री ऐसी भी रहीं जिन्होंने बजट की प्रशंसा बहुत दबे मन से की। ये नेत्री कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती है। लेकिन इससे भी ज्यादा जिस बात की सर्वाधिक चर्चा हो रही है वो है उमा भारती का डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की तारीफों के पुल बांधना। उमा भारती के ट्वीट्स के कई मायने निकाले जा रहे हैं। स्वामी की अर्थनीति की तारीफ को बजट की आलोचना के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व में स्वामी केंद्र सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि स्वामी के बहाने उमा भारती ने अपना दर्द बयां किया है। हालांकि भाजपा ऐसा नहीं मानती। पार्टी के किसी भी सम्मानीय वरिष्ठ नेता के वक्तव्य पर टिप्पणी करना मुझे लगता है कि छोटा मुंह बड़ी बात होगी। मुझे लगा बेहतर उनसे ही आप बात कर सकते हैं। सब पार्टी के भीतर है, सब पार्टी के भीतर है। बुजुर्गों का सम्मान तो राहुल गांधी जी ने किया था ना, जब मनमोहन सिंह जी के प्रस्ताव को फाड़कर फेंक दिया था। इसलिए दूसरे को शिक्षा देना आसान है, खुद उसका अनुसरण करें। इसलिए खुद के गिरेबान में झांक करके देखे कांग्रेस। उमा भारती का एक अर्थशास्त्री के तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी की तारीफ करने से विपक्षियों को तंज कसने का मौका मिल गया। विपक्षी उमा भारती के इस ट्वीट को मोदी सरकार की अर्थनीति की आलोचना के रूप में देख रहे हैं। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी को ये भी याद दिलाने से बाज नहीं आ रहे कि मोदी सरकार के प्रति उनकी वफादारी का फल उन्हें पार्टी में हाशिए पर रखकर दिया जा रहा है। उमा भारती को धन्यवाद देता हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी के विचारों से वो प्रेरित हैं, पर आपके महान नेता नरेंद्र मोदी साहब तो फूटी आंखों से देखना नहीं चाहते। उनका बस चले तो किसी अन्य देश में फेंक दे सुब्रमण्यम स्वामी को, चीन या जापान में कहीं फेंका नहीं। ये कोई पहला मौका नहीं जब उमा भारती ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर निशाना साधा हो। इससे पहले 2020 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का शिलान्यास करने अयोध्या गए थे, तब भी उन्होंने विवादास्पद बयान दिया था कि कार्यक्रम में शामिल न होकर सरयू किनारे ध्यान लगाएंगे। हालांकि नेतृत्व की फटकार के बाद वो कार्यक्रम में शामिल हुई थी। एक बार वो भाजपा छोड़कर अपनी पार्टी भारतीय जनशक्ति पार्टी भी बना चुकी है। ऐसे में एक बार फिर शीर्ष नेतृत्व से उमा की नाराजगी के बाद पार्टी इसे किस तरह से लेती है और क्या कदम उठाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज डेस्क IND 24। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, जिस तरह उमा भारती जो पूर्व में मुख्यमंत्री रही हैं मध्य प्रदेश की, जिस तरह से वो ट्वीट कर रही हैं, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि भाजपा में कोई भी इस विषय पे बात करने को तैयार नहीं है, ना तो दबे छुपे अंदाज में, न खुल के। और कांग्रेस जो है वो बाज नहीं आ रही है चुटकी लेने से। तो क्या बात है, उमा भारती क्या इंडिकेट कर रही हैं? एक तरफ सुब्रमण्यम स्वामी की तारीफ कर रही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी वो है जो खुद ही अपनी पार्टी को आड़े हाथ लेते रहे। फिर उसके बाद जो है वो शराबबंदी पे जो है वो अगले महीने से अभियान चालू कर रही हैं, आंदोलन चालू कर रही हैं। वो भी एक मसला है। क्या उमा भारती क्या इशारे कर रही है? इसके राजनीतिक मायने क्या है? क्योंकि पहले एक बार उन्होंने कहा था कि वो अब चुनाव नहीं लड़ना चाहती, लेकिन कुछ महीनों के बाद जैसा कि हम उमा जी को देखते हैं कि उनके जो बयान रहते हैं वो कई बार अपनी डिसीजंस को बदल लेती, तो उन्होंने कहा नहीं, अब वो तैयार है फिर से एक बार चुनाव लड़ने को। तो क्या है, क्या इंडिकेट कर रही है? क्या वो जो है किसकी ओर निशाना कर रही है? क्या कहना चाह रही हैं? क्या मध्य प्रदेश में के लीडर्स को कुछ कहना चाह रही हैं या केंद्र के नेताओं को कुछ कहना चाह रही हैं? तो हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं रविंद्र जैन जी, जो वरिष्ठ पत्रकार है। स्वागत है आपका रविंद्र जी शार्प एट 7 में। आप कैसे देख रहे हैं उमा भारती की ट्वीट को? लगातार कई ट्वीट्स आ रहे हैं, अलग अलग विषय पे आ रहे हैं। देखिए मुक्ता जी, केवल उमा भारती नहीं, मध्य प्रदेश के दो भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता जिनके पास अभी कोई काम नहीं है, वो इस समय ट्वीट के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं।
एक प्रभात झा जी और दूसरी उमा भारती। आप यदि प्रभात झा जी के भी 30 दिन के ट्वीट देखेंगे तो वो भी लगातार इसी तरह के ट्वीट कर रहे हैं कि लोग उनको संज्ञान लें, उनकी ओर ध्यान जाए। और उमा जी तो आप जानते हैं कि उमा भारती जी सोची समझी रणनीति के तहत ये सारे ट्वीट कर रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं, जो मैंने समझा है अभी तक, इस समय कई राजभवन खाली पड़े हुए हैं, राज्यपालों की नियुक्ति होनी है अगले कुछ दिन में, और मध्य प्रदेश के ये दोनों बड़े नेता राज्यपाल बनने के लिए कहीं ना कहीं उम्मीदवार के रूप में अपने आप को देखते हैं। मुझे लगता है कि इन दोनों के ट्वीट को मैं इस रूप में देखता हूं कि ये जो राज्यपाल की नियुक्तियां होनी है, निश्चित तौर पर जिस तरह का माहौल उमा जी मध्य प्रदेश में बना रही है, संभव है कि पार्टी नेतृत्व उनको संतुष्ट करने के लिए किसी राजभवन में बिठा दे। इसी प्रकार प्रभात जी का भी नाम इस तरह से चल रहा है राजभवन के लिए। तो उमा भारती जी को जल्दी से जल्दी पार्टी नेतृत्व में यदि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पे वो मध्य प्रदेश में बैठकर यहाँ की जो सरकार है, जो पहले से ही कांग्रेस के निशाने पर है, वो अपने लोगों के ही निशाने पर आ जाएगी, ऐसा मुझे नजर आता है। मुक्ता, बिल्कुल। हमारे साथ दीपक जोशी जी भी जुड़ गए हैं, चौधरी राकेश सिंह भी है। स्वागत है आप दोनों का शार्प एट 7 में। सबसे पहले दीपक जोशी जी, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से उमा जी लगातार ट्वीट कर रही हैं, क्या लग रहा है, वो क्या कहने की कोशिश कर रही हैं, किसको निशाने पे ले रही हैं? एक तरफ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की तारीफ कर रही हैं, शराबबंदी पे लगातार वो ट्वीट कह रही है मैं आंदोलन चलाऊंगी, क्या लग रहा है? नहीं, उमा जी नेता के साथ साथ साध्वी भी है। उनके दो चरित्र हमको देखने को मिलते हैं। वो बहुत पहले से कथा का वो सुनाने का काम भी करती रही है। तो ऐसे दृष्टिकोण में एक संत की भूमिका भी लगातार उनके साथ जुड़ी रही है और हमेशा अपनी बातों को कहने की मुकाबलता उनमें हमेशा रही है। शराबबंदी को लेकर अगर बात कही तो कोई गलत बात नहीं है। और सुब्रमण्यम स्वामी जी वाला ट्वीट, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी उसमें युवा नेता हुआ करते थे जब भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हुई थी और काफी आक्रामक तेवर उनके थे। और आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी का गठन जनता पार्टी में ये कहकर कि दोहरी सदस्यता नहीं होगी, तब भारतीय जनसंघ का जो चरित्र था उसको एक्चुअल संभालने का काम सुब्रमण्यम स्वामी जी ने किया था। इस नाते से कहीं न कहीं उनकी मुखरता देखने में मिलती थी और उसी को उमा जी ने आज ट्वीट किया कि वो बात कहीं न कहीं सही थी। तो ऐसे दृष्टिकोण में मेरा ये मानना है कि उमा जी की बातें जो है वो उनका विचार है, विचार वो हमेशा प्रकट करती आई है। और आपने देखा है कि हमेशा अपनी बातों को कहने में उनकी विचार रखने की जो शैली है वो अपने आप में कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में हमने देखने को मिलती रही है। तो उनका जो स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार उन्होंने बात कही है। हाँ। और मेरे ख्याल से शराबबंदी को लेकर तो हर नागरिक की चिंता रहती है, तो उसमें उमा जी की चिंता भी है, तो उसमें कोई गलत बात क्या है? जी चलिए चौधरी राकेश सिंह जी से पूछ लेती हूँ। राकेश सिंह जी, आप इसका राजनीतिक क्या देख रहे हैं, राजनीतिक मायने क्या है इन ट्वीट्स का? नहीं, उमा जी के दोनों ही ट्वीट बड़े चर्चा में है और आज जिस पे आप विषय पे बात कर रही हैं, एक तरफ तो उन्होंने ये कहा है कि वो किसी नेता को अपना नेता नहीं मानती हैं, गुरु नहीं मानती है इनमें, और सिर्फ उन्होंने जीवित लोगों में अडवाणी जी के लिए जिक्र किया है जी। और कहा है जितना भी भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व वर्तमान में जो दम्भी है वो उमा जी उनको सबको बौना मानती हैं अपने सामने। एक तो उन्होंने बात कही है। दूसरी उन्होंने कही है कि सुब्रमण्यम स्वामी उनके आदर्श हैं। मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उमा जी के किसी समय बहुत आदर्श हुआ करते थे गोविंदाचार्य जी, वो भी इसी तरीके के आदर्श पुरुष थे। वो अब दुनिया में मुझे दिखते नहीं है कहाँ एक्टिव हैं। ऐसे ही मैं सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी शुभकामनाएं देता हूँ। उमा जी की नजर उन पे है तो मेरे उनके लिए भी शुभकामनाएं। दूसरी बात उन्होंने कहा है राजनीतिक क्या मायने हैं, वो साफ दिखता है मैडम पाठक जी कि वो अभी रविंद्र जैन साहब जो कह रहे थे वो बिल्कुल यथार्थ कह रहे थे। इनमें बेचैनी है। अब पद्मश्री दे दी आपने इंदौर में मैडम महाजन जी को, हाँ महाजन जी को दे दी। अब इनको बेचैनी है कि आखिर कुछ तो मिले हमें भाई। तो वो घेरने का काम कर रही है, जैसे कि टिकैत घेरने का काम कर रहे हैं केंद्र सरकार को, ऐसे उमा भारती मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी को घेरने का काम कर रही हैं कि उन्होंने कहा है कि अब जल्दी करो, नहीं मैं 8 तारीख को जो है महिला दिवस के दिन आंदोलन शुरू कर रही हूँ शराबबंदी पे। और मैं तो ये कहता हूँ उमा भारती नेता भले ही हो लेकिन साध्वी भी है, हो सकता है उनके जबान से कोई सत्य शब्द निकला हो। और शिवराज सिंह बड़े आदर्श व्यक्ति हैं, मैं मानता हूँ, तथाकथित, और उनके बड़े भाव अच्छे रहते हैं साधु संतों के प्रति।
उनको उमा भारती जैसी आजन्म सन्यासिन की बात को मानना चाहिए। वो प्रदेश के हित में होगा कि यहाँ शराबबंदी लागू करें शिवराज सिंह जी, इससे बढ़िया मौका और हो नहीं सकता है। और उमा भारती जी तो इसलिए जानी जाती हैं कि बहुत दिनों तक वो शांत नहीं बैठ सकती हैं, और जब उनका मुखार बिंदु खुलेगा तो वो क्या क्या बोलेंगी। अडवाणी जी वाला वो वीडियो आज तक याद रहता है जहन में। तो उमा भारती जी जब बोलेंगी, तब जब वो मुखार बिंदु से बोलेंगी, तब उनको ये लगेगा कि मैं बेचैन हूँ, अब मुझे कुछ चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व तो बीजेपी का जैसा है अभी वर्तमान में, वो उमा भारती जी की कोई बात को तवज्जो देगा। उमा भारती जी को खुल के आना पड़ेगा और अपने वजूद बताना पड़ेगा मध्य प्रदेश में, तभी कोई पूछेगा। जो आप कह रहे हैं ये एक वजूद की लड़ाई है, उनकी वजूद की लड़ाई है। आप इत्तेफाक रखते हैं दीपक जोशी जी? नहीं, देखिए उमा जी हमारी राष्ट्रीय नेता है और पूरे हिंदुस्तान में कहीं न कहीं उनका नाम है, और आज के दृष्टिकोण में उमा जी को किसी वजूद की जरूरत नहीं है। उनका नाम ही पर्याप्त है, जो पूरे भारत में कहीं न कहीं एक श्रद्धा के साथ लिया जाता है। नाम तो है ना, लेकिन उनके साथ कोई पद नहीं है इस वक्त। एक पॉलिटिशियन को पद की, पावर की लालसा तो होती है। नहीं, देखिए मैं तो उस वक्त विधायक था जब उमा जी ने इस्तीफा दिया था विधानसभा से, अपने मुख्यमंत्री पद से, और उसके बाद जब दोबारा बाबूलाल गौर जी का चयन हुआ था, उस वक्त मैं भी उस परिदृश्य में था। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, हमने उमा जी से जिद की थी कि दीदी विधायकों को यहाँ से शिफ्ट कीजिए, लेकिन उमा जी ने उस बात को नकारा था। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं उस बैठक में था, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि उमा जी को पद की लिप्सा उतनी बड़ी नहीं है जितना कि कहीं ना कहीं राकेश जी कह रहे हैं। हाँ, लेकिन एक साध्वी का जो स्वभाव होता है, साध्वी के साथ साथ उमा जी का स्वभाव, दोनों स्वभावों को हम जोड़ ले तो उमा जी ने ये बातें कहीं ना कहीं सहजता से कही है और अच्छी बात कही है, उसमें गलत क्या कहा है। और जहाँ तक सुब्रमण्यम स्वामी जी का, तो सुब्रमण्यम स्वामी जी को मैंने आपको बताया कि जब जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी बनी थी और दोहरी सदस्यता को लेकर जनसंघ के लोगों को अलग किया जा रहा था, तो सुब्रमण्यम स्वामी कहीं ना कहीं उस बात को रखने वाले पक्षधर थे। तो आज वो बातें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि वो और भी मुखरता से कुछ भाजपा के नेता कह रहे हैं, तो उसमें कोई क्या गुरेज की बात है। चलिए हम आपके बात का जवाब ले लेंगे। दीपक जोशी जी, चौधरी राकेश सिंह जी, रविंद्र जैन जी, आप तीनों बने रहिएगा फोन लाइन पे। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, शार्प एट 7 में हम जल्द ही हाजिर होते एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम आगे। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि उमा भारती के ट्वीट्स के क्या मायने हैं, क्या कहना चाह रही हैं। लग रहा है कि उमा भारती का तीसरा जो नेत्र है वो खुल गया। रविंद्र जी, आपके पास आऊंगी। आपको याद होगा 2003 जब उमा जी यहां पे विधानसभा चुनाव और उनको सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया था, उस समय से लेकर अभी तक 2020 तक का उनका सफर जो हम लोगों ने मध्य प्रदेश में राजनीति में देखा है। पहले उनको गुस्सा बहुत आता था, वो बहुत जो है वो बोल देती थी खुल के। अब जो है वो ट्वीट्स के माध्यम से जो है अपनी मन की जो बात है वो कह रही हैं। आपने इशारा किया आपने तो खुल के कहा है कि जो राजभवन की जो है ये लड़ाई है, जिसके लिए प्रभात झा और उमा भारती लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और अभी जिस तरह से चौधरी राकेश सिंह जी ने कहा कि केंद्र जो है वो बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देगा इस वक्त उमा भारती को, क्या लग रहा है? देखिए मुक्ता जी, बिल्कुल आपका कहना सही है, और जो राकेश जी कह रहे हैं उसमें भी दम है कि इस समय केंद्र जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, केंद्र में जो दो लोग अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है, उसमें उमा भारती अपने आप को फिट नहीं महसूस कर रही है। यही कारण कि इस बार उन्होंने इलेक्शन में नहीं लड़ा और वो अब केंद्र की राजनीति से हटकर मध्य प्रदेश आई हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में उन्हें जो महत्व मिलना चाहिए था वो भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है, पीढ़ी परिवर्तन का दौर चल रहा है। इस समय 60 प्लस के जो लोग हैं उन्हें
कहीं ना कहीं घर बिठाया जा रहा है, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है। ऐसे में एक ही चारा बचता है कि हम राजभवन चले जाएं और वहां जाकर अपने जो क्षमता उसका उपयोग करें, या वो जो पावर है वो वहां गेन किया जा सकता है। तो बहुत सारे नेता जो 60 के ऊपर हो गए हैं, जिन्हें अब अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा है, वो राजभवन की ओर देखने लगे हैं। ये मेरा व्यक्तिगत नहीं है, यथार्थ है जो मैं बोल रहा हूँ। एक बात जरूर मैं पूछना चाहूंगा, मेरे मित्र हैं दीपक जोशी जी और इस समय शायद जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज सुन भी रहे होंगे। क्या दीपक जी आप इस बात को मानते हैं कि मध्य प्रदेश में समय आ गया है कि शराबबंदी हो जाना चाहिए? शराबबंदी को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने जो भाजपा शासित राज्य है, क्योंकि उमा जी ने यदि केवल मध्य प्रदेश में किया तो ये पूरे भाजपा शासित राज्यों में इसको लागू करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की नीतियां केवल एक राज्य के लिए नहीं होती, सभी राज्यों के लिए होती हैं। तो दीपक जी की व्यक्तिगत राय भी मैं जानना चाहूंगा, यदि वो मेरे साथ हों, कि क्या इस समय मध्य प्रदेश में ऐसे हालात हैं कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी होना चाहिए? बिल्कुल सही। जिस तरह से फाइनेंस की दिक्कत है उसमें शराबबंदी। दीपक जी आप जवाब देना चाहेंगे? रविंद्र जी ने अभी आपसे सवाल किया कि कैसे शराबबंदी लागू होगी। मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल सहमत हूं कि शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष अगर मैं कह सकता हूं कि हमने गुजरात की स्थिति देखी जहाँ पूर्ण शराबबंदी है, तो ऐसे दृष्टिकोण में इसकी उचित व्यवस्था करने के बाद ही ये फार्मूले पर चलना पड़ेगा हमको। नहीं तो आपको पता है कि जब तक पूरे आसपास के राज्यों में इस मामले में सहमति नहीं बने, तब तक ये करना कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो सकता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से रविंद्र जी की बात का समर्थन करता हूं कि इस पे बिल्कुल कंट्रोल लगना चाहिए, लगाम लगना चाहिए और ये शराबबंदी होना चाहिए। ये पॉसिबल है? जिस तरह से कोरोना, लॉकडाउन, जिस तरह से आर्थिक जो अर्थव्यवस्था है, जिस तरह से आर्थिक जो अभी परेशानियां, उस बीच में शराबबंदी? नहीं, देखिए बिहार जैसे राज्य ने करके दिखा दिया है, तो मध्य प्रदेश तो हम उससे अच्छी स्थिति में है, तो हमको करना चाहिए। लेकिन बिहार में भी कहा जाता है कि चोरी छिपे कहीं ना कहीं ये काम होता है, तो इसको रोकने का जो तरीका होना चाहिए, पहले इस पे विचार होना चाहिए। और दूसरा मुक्ता जी, मध्य प्रदेश अभी हमारा सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहाँ पे तो एक प्रचलन के रूप में कहीं ना कहीं ये व्यवस्था होती है। तो ऐसे दृष्टिकोण में उस समाज को भी हमको साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मैंने देखा है, मैं जिस क्षेत्र से आता रहा हूँ बागली से, वहाँ पे शादी में, गमी में, सभी चीजों में इसको कहीं ना कहीं एक उसके रूप में लिया जाता। तो ऐसे दृष्टिकोण में उनकी भावनाओं को भी जोड़ के हमको देखना पड़ेगा। लेकिन मैं रविंद्र जी का साथ हूँ, रविंद्र जी के कहने का बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि इस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होना चाहिए। जी चौधरी राकेश सिंह जी, हम लौटते हैं उमा जी की ट्वीट्स पे। क्या लग रहा है, क्या कहना चाह रही है? कुछ कहना चाह रही है ना वो? शराबबंदी वाले ट्वीट पे या सारे जितने भी जो ट्वीट्स आए, एक तो शराबबंदी आया, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आया, उन्होंने कहा मैंने अडवाणी जी को अपना गुरु मानती हूँ। जिस तरह से जो वो कह रही है, क्या इंडिकेट कर रही है? जैसा आपने कहा, वो मान भी रहे हैं लोग कि जो केंद्र की इस वक्त राजनीति है वो बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देगा, भले ही वो कितने भी ट्वीट्स कर लें। मैं बिल्कुल उसको स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि उमा भारती जी अब 60 के ऊपर के उसमें आ गई है और उनको साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अब नई आमद हो गई है और पुराने जो उनके तकरार वाले लोग थे वो अब सत्तासीन है। तो केंद्र सरकार में उनको कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी, ये उन्हें मालूम है। इसीलिए उन्होंने अपना डेरा मध्य प्रदेश के भोपाल में बसाया और भोपाल में भी भाई शिवराज सिंह जी मौजूद है, जिन्होंने ही सत्ता उनसे छुड़ाई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि शिवराज सिंह जी के रहते हुए उमा भारती को मध्य प्रदेश में कोई विशेष तवज्जो दी जाएगी। और अब वो चाहती है, अपना वनवास समाप्त करना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि ससम्मान हमें कहीं ऐसी जगह बिठा दिया जाए जहां से मेरा जीवन सही से कटे। जो रविंद्र जी कह रहे हैं, आप उनकी बात पे से इत्तेफाक रख रहे हैं? मैं बिल्कुल 100% इस बात से सहमत हूँ। उमा भारती जब भी बोलती है तब कुछ ना कुछ चाहने के लिए बोलती है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है और दबाव बना के अपने नेतृत्व पर अपने पद हासिल करती है। तो जो रविंद्र जी का कहना है, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रभात जी हो गए, जिस तरह से उमा जी हो गई, वो चाह रहे हैं कि राजभवन में उनको एडजस्ट किया जाए। देखिए, प्रभात जी और उमा जी में बहुत अंतर है। प्रभात जी बिल्कुल 100% प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है और उनके विषय में ये नहीं कहा जा सकता है कि उनको अब राजभवन भेजने के लिए मेरे जैसा व्यक्ति कहे। वो बहुत ही कारगर और बहुत राजनीतिक व्यक्ति है। लेकिन उमा भारती और एक और है मध्य प्रदेश के नेता श्रीमान रघुनंदन शर्मा जी, वो भी कई दिनों से इसके लिए तैयार बैठे हैं, उनको भी कहीं राजभवन भेज दिया जाए।
लेकिन मुझे इनके भविष्य के प्रति बस सद्भावना है, शुभकामनाएं दे सकता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनकी अब पारी समाप्त हो गई है और भारतीय जनता पार्टी अब ऐसे नेताओं को कोई तवज्जो देने वाली नहीं है। ऐसे दीपक जोशी जी आपसे पूछना चाहूंगी, ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है बीजेपी में, आपके पार्टी में ऐसे नेता जो 60 के ऊपर हो गए, जिनका राजनीतिक भविष्य अगर हम कहें संकट पे है, जिस तरह से सिंधिया और उनके समर्थक आ गए, तो आपकी पार्टी तो ऐसी बहुत फुल हो गई है, ओवरफ्लो हो रही है नेताओं से। किस किस को एडजस्ट करें, कहां कहां एडजस्ट करें, क्या करें? अभी जो इंदौर में आप बीजेपी की जो बैठक हुई थी, उसमें भी लोगों ने कहा था, लोगों का दर्द छलका था कि आप लोग सिंधिया जी और उनके लोगों को एडजस्ट कर रहे हैं, हम लोगों का क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में मैं तो चूंकि पारिवारिक रूप से इससे जुड़ा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी विश्व के होने के साथ साथ अभी भी भारत के जिस चरम को हम चाहना चाहते हैं विचारधारा के रूप में, उसका प्रोसेस शुरू हुआ है और उस तक पहुंचने के लिए एक अच्छी टीम को काम करना चाहिए। इस नाते से अगर कुछ ऐसे लोगों को एडजस्ट किया जाए जो लंबे समय तक काम कर पाए तो वो ठीक रहेगा। और आप भी जानते हैं राजनीति में रणनीति महत्वपूर्ण कदम, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। ये हमारी रणनीति है, रणनीति के तहत अगर ऐसा करा, और जहाँ तक मैं रघुनंदन शर्मा जी से मैं जानता हूँ, दीदी को मैं जानता हूँ अच्छी तरह, प्रभात जी को मैं जानता हूँ, ये लोगों को जैसा राकेश जी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं वो बात है, इनके अपने व्यक्तिगत विचार कहीं ना कहीं है, लेकिन कभी भी इन्होंने पार्टी संगठन का विरोध करने का काम नहीं किया है। तो ऐसे दृष्टिकोण में अगर नई टीम का गठन होता है, जैसे कि अभी माननीय वी डी शर्मा जी की टीम आई, एकदम एक फ्रेश टीम है, अच्छी टीम है, जिन्होंने युवा मोर्चे में लंबे समय तक काम किया, अन्य जगह काम किया। आज वो अगर पार्टी का संगठन संभाल रहे हो, 3 साल बाद चुनाव है, उस चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने की स्थिति में ये लोग रहेंगे, क्योंकि तालमेल होना चाहिए। वो नई टीम को पार्टी ने कहीं ना कहीं लगाया है, तो नई टीम के आने, नए खिलाड़ी के आने के बाद जैसे पुराने खिलाड़ी कहीं ना कहीं बैठते हैं और कहीं ना कहीं उनकी भूमिका आज भी है। आज हम क्या सचिन तेंदुलकर को बुला थोड़ी सकते, आज महेंद्र सिंह धोनी संन्यास ले तो हम बुला थोड़ी सकते। जी रविंद्र जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि मैंने पूछा दीपक जोशी जी से, बीजेपी में अगर हम देखें तो इस बार नेताओं एकदम ओवरफ्लो हो रही है, चाहे वो हम नेताओं को देखें, समर्थकों को देखें, सेकेंड लाइन ऑफ लीडर्स को देखें, तो कहां कहां क्या क्या एडजस्ट करेगी बीजेपी पार्टी, किस किस को एडजस्ट करेगी? अभी यही दर्द तो छलका था इंदौर में भी। रविंद्र जी, चलिए चौधरी राकेश सिंह जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी, यही सवाल आपसे पूछूंगी। जी, मैं ये मानता हूं कि भाई दीपक भाई को तो मेरी शुभकामनाएं हैं और इन्होंने तो वास्तव में बहुत एबीवीपी से लेके और बहुत जीवन में संघर्ष किया है। भले ये स्वर्गीय जोशी जी के पुत्र हैं, लेकिन उसके बावजूद भी व्यक्तिगत इनकी क्षमताएं बहुत हैं, तो मैं तो इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से डस्टबिन बना दी है। मैं बड़े नेताओं को देखता हूं जिनके साथ मुझे सदन में रहने का मौका मिला, उसमें चाहे विक्रम वर्मा जी हो, हिम्मत कोठारी जी हो, गौरीशंकर शेजवार हो, ऐसे लोगों को दरकिनार करके और आप पार्टी को मजबूत बनाना चाहते हो। ये वैचारिक लोग थे जो पार्टी को बौद्धिक रूप से जिंदा रखे थे। इन्होंने मध्य प्रदेश में घूम के संघर्ष किया है और उसी रास्ते पे उमा भारती जी जा रही है, उसी रास्ते पर रघुनंदन शर्मा गए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब ऐसे उम्र दराज तो खैर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति में तो आदमी 84-85 साल तक काम करता है। आदरणीय अटल जी काम करते रहे प्रधानमंत्री के रूप में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो सोच रही है उसमें इन लोगों का कोई अब भविष्य नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि ये उम्र दराज लोग हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी में उपयोग हो गया। यूज एंड थ्रो का काम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है इनके साथ। इसीलिए शायद ये जो है ये दर्द बयां कर रही है, वो अपनी बात कहना चाह रही है ट्वीट के माध्यम से। इसलिए दीपक जोशी जी, जाते जाते अंतिम प्रतिक्रिया आपसे। जी, दर्द बयां कर रही हैं उमा जी। नहीं, मैंने बताया ना, दर्द बयां नहीं है, वो साध्वी का स्वभाव है, उमा जी का एक स्वभाव है। हाँ। स्वभाव के अनुरूप वो अपनी बात रखती है। कहीं उन्होंने ऐसी बात नहीं रखी जिससे ये कहा जा सकता है कि वो पार्टी लाइन के विपरीत है। शराबबंदी का मामला है, सुब्रमण्यम स्वामी जी की बात का मैंने दोनों बातों को आपको बताया कि दोनों बातों में मैं कहीं मेरा जैसा आदमी भी सहमत है कि सुब्रमण्यम स्वामी, उस जमाने के सुब्रमण्यम स्वामी की जो बातें थी वो आज भी हमें पसंद है। तो ऐसे दृष्टिकोण में मैं नहीं कह सकता कि कहीं ना कहीं दर्द बयां है। उमा जी आज भी हमारी नेता है और राष्ट्रीय स्तर पर उनका एक अलग पहचान है। उस पहचान के माध्यम से आज भी वो प्रदेश में और देश में
पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से अपनी सेवाएं कर रही है। जी, दीपक जोशी जी, चौधरी राकेश सिंह जी, रविंद्र जैन जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो है उमा जी अपना दर्द कहीं ना कहीं बयां कर रही हैं, जिस तरह से वो लगातार ट्वीट कर रही हैं और जिस तरह से वो बातें कह रही हैं, कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर एक फोकस चाह रही हैं, चाहे वो केंद्र से चाह रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की सरकार से चाह रही है। वो चाह रही है कि पार्टी एक बार फिर उनको फोकस में, उनके ऊपर फोकस दे, ध्यान दे, क्योंकि उन्होंने पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा था। कहीं ना कहीं वो केंद्र में जिस तरह से अभी राजनीति हो रही, वहां पर उनकी पटरी नहीं बैठ रही, तो वो चाह रही है कहीं ना कहीं कुछ तो सम्मान उनको मिले। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।